नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बजरंगलाल सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतमसर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज एक नया वीडियो प्रमुख एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस का जीवन परिचय और उनके प्रमुख एकांकी तौलिक के सामान्य परिचय को आधार बना करके आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम सबसे पहले उपेंद्र नाथ अस के जीवन परिचय की जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नामक नगर में 14 दिसंबर 1910 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्क जी 6 भाइयों में से दूसरे नंबर के थे। इनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। जालंधर से मैट्रिक और फिर वहीं से DAV कॉलेज से इन्होंने 1931 में BA की परीक्षा पास की। बचपन से ही अस्क अध्यापक बनने, लेखक और संपादक बनने, वक्ता और वकील बनने, अभिनेता और डायरेक्टर बनने और थिएटर अथवा फिल्मों में जाने के अनेक सपने देखा करते थे। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। BA पास करते ही उपेंद्र नाथ अस्क जी अपने ही स्कूल में अध्यापक हो गए, पर 1933 में उसे छोड़ दिया और जीविकोपार्जन हेतु साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया और एक अन्य साप्ताहिक गुरु गंठाल के लिए प्रति सप्ताह ₹1 में एक कहानी लिखकर दी। 1934 में अचानक सब छोड़ लॉ कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 1936 में लॉ पास किया। उसी वर्ष लंबी बीमारी और प्रथम पत्नी के देहांत के बाद इनके जीवन में एक अपूर्व मोड़ आया। 1936 के बाद अस्क के लेखक व्यक्तित्व का अति उर्वर युग प्रारंभ हुआ। 1941 में अस्क जी ने दूसरा विवाह किया। उसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। 1945 के दिसंबर में बम्बई के फिल्म जगत के निमंत्रण को स्वीकार कर वहां फिल्मों में लेखन का कार्य करने लगे। 1947-1948 में अस्क जी निरंतर अस्वस्थ रहे, पर यह उनके साहित्यिक सर्जन की उर्वरता का स्वर्ण समय था। 1948 से 1953 तक अस्क जी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ जीवन में संघर्ष के वर्ष जी रहे थे, पर इन्हीं दिनों अस्क यक्षमा के चंगुल से बचकर इलाहाबाद आए। इन्होंने नीलाभ प्रकाशन गृह की व्यवस्था की, जिससे उनके संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व को रचना और प्रकाशन दोनों दृष्टि से सहज पथ मिला। अस्क जी ने अपनी कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता आदि के क्षेत्रों में कार्य किया है। अस्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने जाने लगे। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह आवरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में आपने फिल्मों की कहानियाँ, पटकथाएँ, संवाद और गीत लिखे। 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। 19 जनवरी 1964 को अस्क जी चिर निद्रा में लीन हो गए। उनको 1972 के सोवियत नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपेंद्र नाथ अस्क ने
साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। इनमें से प्राय हर विधा में उनके एक दो महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। हिंदी उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा से वे बंधकर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अस्क के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। अस्क के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखकर यही सुर निकलता है कि उन्होंने अपने चरित्र को शिल्पी की बारीक दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उनकी संघर्षशीलता का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। इनकी प्रमुख एकांकियों में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, चरवाहे, तौलिए, चिलमन, कैसा साहब, कैसी आया, मैमुना, मस्केबाजी का स्वर्ग, कस्बे का क्रिकेट, क्लब का उद्घाटन, सूखी डाली, चुंबक, अधिकार का रक्षक, तूफान से पहले, लक्ष्मी का स्वागत, किसकी बात, पापी, दो कैप्टन, नाना की संसार में आदि मुख्य हैं। हम यहाँ इनके द्वारा लिखे गए एकांकी तौलिए की चर्चा करते हैं। तौलिए एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखा गया एक सामाजिक पारिवारिक एकांकी है। आजकल के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के युग में घरेलू जीवन की छोटी मोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मध्यम वर्ग के परिवार में उच्च वर्ग के संस्कारों से अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें अनजाने ही पारिवारिक सुख शांति नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये संस्कार मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि चाहकर भी मनुष्य उनमें सुधार नहीं कर पाता। इस एकांकी में ऐसी ही साधारण समस्या को लेकर पारिवारिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। पति पत्नी की वैचारिक विषमता और भिन्न भिन्न जीवन दृष्टिकोण को लेकर नाटककार ने एक नाटकीय कथा की सृष्टि की है। शिष्टाचार और स्वच्छता की सनक रखने वाला व्यक्ति जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाता, यही इस एकांकी का कथ्य है। तौलिए उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी का सारांश या सामान्य कथानक। तौलिए एकांकी कथा का विस्तार एक छोटी सी बात को लेकर हुआ है। बसंत यह मानता है कि एक तौलिए का प्रयोग कई व्यक्ति कर सकते हैं, जबकि उसकी पत्नी मधु सफाई के सिद्धांत से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तौलिया रखना चाहती है। बसंत हजामत बनाकर मदन के तौलिए से मुंह पोंछने लगता है। मधु उसे दूसरे के तौलिए के प्रयोग से रोकती है। दोनों में विवाद छिड़ जाता है। बसंत का कहना है कि ऐसे शिष्टाचार से जीवन का सुख और पारस्परिक प्रेम कम हो जाता है। यह शिष्टाचार मात्र एक ढोंग या दिखावा है। बीमारियों से सुरक्षा केवल सफाई से नहीं, बल्कि शरीर और मन की भीतरी शक्तियों से होती है। बचपन से वे 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे और किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। वह बताता है कि मधु के आने से पहले वह अपने मित्रों से जाड़े के दिनों में एक ही चारपाई पर बैठकर घुटनों तक रजाई ओढ़कर बातें करता था। अब वे मित्र अलग अलग अपरिचित से कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। इससे आत्मीयता समाप्त हो जाती है। अपने बिस्तर पर किसी को पाँव नहीं रखने देती। ये विवाद इतना बढ़ता है कि पति पत्नी में कटुता उत्पन्न हो जाती है। मधु अपने पिता के घर जाने को तैयार हो जाती है। उसी समय बसंत को अपने कार्यालय के कार्य से 2 महीने के लिए बनारस जाना पड़ता है। यहाँ कथानक में एक नाट्य मोड़ उत्पन्न होता है। मधु समझती है कि उसका पति उससे नाराज़ होकर चला गया है, इसीलिए वह अपनी आदतों को बदलना चाहती है। उसे कुछ सफलता भी मिलती है,
इस परिवर्तन को दूसरे दृश्य में मधु की बचपन की सहेलियाँ चिंतो और सुरों के आगमन और वार्तालाप द्वारा दिखाया गया है। दोनों सहेलियाँ मधु की चारपाई पर साथ ही बैठकर बातें करती हैं, वहीं चाय पीती हैं और एक ही तवले से मुंह पोंछती हैं। इसी समय बसंत आ जाता है। मधु के स्वभाव परिवर्तन से वो बहुत प्रसन्न होता है। वह मधु से प्रेमपूर्ण बातें करता है। मधु समझ जाती है कि उसका पति तो उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है, अतः फिर उसकी पुरानी सनक जाग उठती है और पति पत्नी में फिर तौलियों को लेकर विवाद छिड़ जाता है। इसी बिंदु पर एकांकी समाप्त हो जाता है। तौलिया एकांकी अभिनय की दृष्टि से अपन देखें तो इस एकांकी की कथा वस्तु जीवन की वास्तविक यथार्थता से ग्रहण की गई है। अस्क प्रायः अपने भोगे हुए जीवन के अनुभवों के क्षेत्र से ही एकांकियों के लिए वस्तु का चुनाव करते हैं। तौलिया का कथानक भी इसका अपवाद नहीं है। अंत में मधु के चरित्र का जैसा का तैसा हो जाने में नाटकीय सौंदर्य निखर आया है। संकलन त्रय, देश और कार्य का भी उचित निर्वाह हुआ है। कथानक एक ही ड्राइंग रूम में घटित हुआ है। एकांकी में 2 दृश्य हैं जिनमें 2 महीने का अंतराल है, किंतु कथा संगठन इस कौशल से किया गया है कि यह अंतराल खटकता नहीं है। अभिनेता की दृष्टि से यह अत्यंत सफल एकांकी है। इसके संवाद अत्यंत स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से मधु और बसंत दोनों ही जीवंत पात्र हैं। दोनों के चित्रण में मनोवैज्ञानिक गहराइयाँ हैं। मधु उच्च वर्ग के संस्कारों से पीड़ित है। सफाई के संस्कार उसमें सनक की सीमा तक पहुंच गए हैं। अपने पति की इच्छा अनुसार वह अपने को बदलने का प्रयास करती है, किंतु बदल नहीं पाती। पंजाबी में एक कहावत है, वादियाँ सुजात दियाम जब शरीरा नाल, अर्थात बचपन के संस्कार और आदतें जीवन के साथ जाती हैं। नाटक के अंत में मधु के चरित्र से इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है। बसंत खुली और आडंबरहीन जिंदगी जीने वाला पात्र है। उसमें किसी सनक के प्रति विश्वास नहीं। एकांकीकार ने इस नाटक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अपने को सनक से बांधते चले जाना जिंदगी की सीधी सादी खुशियों से वंचित करते जाना है, बल्कि जिंदगी की महत्वपूर्ण बातों से आक्रांत होते जाना भी है। इस प्रकार यह एकांकी अपने मुख्य उद्देश्य को लेकर के सफलता के सोपान को प्राप्त होती है। उपेंद्रनाथ अस्क जिस उद्देश्य को ये कहे आडंबर और दिखावे की पारिवारिक की जो संस्कृति है उसको प्रकट करने में यह पूरी तरह सफल हुए हैं। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अवश्य इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।